वेनिस ये सिर्फ एक शहर नहीं है, ये इतिहास, कला और आश्चर्य का एक ऐसा मिश्रण है जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस शहर के पीछे एक गूढ़ कहानी है जो इस शहर को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाती है और सबको चौंकाती है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र ऐसा शहर है जो पूरा का पूरा पानी में बसा है। इस शहर में कोई रास्ते नहीं है, बस नहरें हैं। एयरपोर्ट के बाहर जाते ही आपको टैक्सी नहीं लेनी होती, बट आपको होटल या कहीं पर भी जाने के लिए नाव लेनी होती है। इसीलिए इस पूरे शहर में एक भी कार नहीं है। ये पूरी दुनिया का एकमात्र लौता कार फ्री नगर है और कोई व्हीकल भी नहीं है। इसकी हर गली के बीच से नहर गुजरती है और हर मोड़ पर आपको इतिहास की कहानियां मिल जाएगी। इस शहर के लोग आमतौर पर नाव खरीदते हैं क्योंकि इस शहर की एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए सब नाव का ही उपयोग करते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल होने वाली जो सबसे प्रचलित नाव है उन्हें गोंडोला कहा जाता है। ये गोंडोला बनाना भी एक कला है। इसके लिए लकड़ी के 280 टुकड़े लगते हैं और इसे बनाने में 2 महीने का वक्त लगता है। वेनिस का इतिहास। वेनिस की शुरुआत 5वीं और 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी। ये वो दौर था जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया था और इस पतन के कारण उस खालीपन को जीतने के लिए वहां पर बार बार बाहरी लोग हमला करते थे और इस हमले से बचने के लिए वहां के लोग किसी सुरक्षित जगह की तलाश में रहते थे। उस समय इटली के उत्तर पूर्व में वेनेटो क्षेत्र जो था उसके समुद्र में कई सारे दलदलीय द्वीप थे। ये द्वीप दलदल से भरे थे, इसलिए इन पर कोई भी रहना नहीं चाहता था क्योंकि ये जमीन पानी से भरी हुई थी। इसलिए यहाँ पर खेती बाड़ी करना तो असंभव था, लेकिन बसेरा बसाकर रहना भी आसान नहीं था। किंतु जब बारबेरियन यानी कि विदेशी हमलावरों ने पूरे इटली पर हमले करने शुरू कर दिए तो लोग इस दलदलीय विस्तार की तरफ भी भागने लगे। शुरुआत में ये एक आक्रमणकारियों से बचने के लिए अस्थायी ठिकाना था, लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं था कि उनका ये अस्थायी ठिकाना दुनिया के सबसे खूबसूरत और मशहूर शहरों में से एक बनने वाला है। कैसे बना पानी पर ये अद्भुत शहर? इस शहर की सबसे अद्भुत बात यही है कि एक तो ये पानी पर बसा हुआ है ही, लेकिन इसके साथ ये छोटे छोटे 118 द्वीपों से मिलकर बना है और हर द्वीप पर अपनी एक अलग ही कॉलोनी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां की बिल्डिंगें हैं। और इन सभी 118 द्वीपों को यानी कि इस पूरे शहर को करीब 115 नहरों ने जोड़े रखा है और इन द्वीपों को जोड़ने के लिए आज 400 से भी ज्यादा पुलों का सहारा लिया गया है। लेकिन वास्तव में ये सब करना और उस दलदलीय जमीन पर एक आशियाना बना पाना भी आसान नहीं था, जबकि यहाँ पर तो एक पूरा का पूरा शहर खड़ा है। तो ये सब पॉसिबल कैसे हुआ, चलिए जानते हैं। वेनिस का निर्माण। तो जैसे मैंने बताया, बारबेरियंस ने पूरे इटली पर जब हमला कर दिया तो इटली के कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए उसके नॉर्थ ईस्ट साइड चले गए और अंत में जाते जाते वो समुद्र किनारे पहुंच गए। लेकिन इटली के इस समुद्र के भीतर भी नरम रेत वाले छोटे बड़े आइलैंड्स मौजूद थे और उस वक्त हालात इतने गंभीर थे कि इन लोगों के लिए इटली को छोड़कर समुद्र के भीतर जाकर उस नरम आइलैंड्स पर बसना ही उनकी मजबूरी बन गया और इसलिए वे लोग बोट के द्वारा समुद्र के थोड़े भीतर चले गए। अब ये लोग जब उस दलदलीय मिट्टी वाले आइलैंड्स पर पहुंचे तो वहां पर उन्होंने सोचा कि अभी के लिए टेम्पररी वो यहीं बस जाएंगे। और वो लोग जब वहां पर उतरे तो उनमें से एक रेफ्यूजी उस दलदलीय जमीन के भीतर धंसता चला गया, लेकिन उसने किसी तरह अपने आप को बचाने के लिए नाव का चप्पू सीधा जमीन के नीचे गाड़ दिया और एक लेवल के बाद वो रुक गया। और यहीं से उन रेफ्यूजीज को ये आइडिया आया कि यहाँ पर किसी तरीके से शहर बसाया जा सकता है और यही आइडिया वेनिस सिटी की बुनियाद बना। आइडिया ये था कि इस दलदलीय जमीन को बड़ी बड़ी लकड़ियों के माध्यम से ठोस बना देना। इसके बाद उन्होंने आसपास से कई सारी लकड़ियों का इंतजाम किया और उनके पास जो भी लकड़ी थी उन्हें स्थिर करके वो वहां पर रुक गए और बाद में बहुत सारे और लोग भी वहां पर आने लगे और इस दलदलीय आइलैंड्स पर रुकने लगे। बाद में वहां से कुछ किलोमीटर दूर क्रोशिया के जंगलों से लकड़ियां लाई गई और बहुत सारी लकड़ियों को उस दलदलीय जमीन में ठोक कर वेनिस के घरों की बुनियाद बनाई गई। इसमें होता यह था
कि बड़ी मोटी और लंबी लकड़ी को जब इन आइलैंड्स की दलदलीय मिट्टी के ऊपर ठोका जाता था तो करीब 5 से 6 मीटर अंदर जाने के बाद वहां पर ठोस जमीन, ठोस मिट्टी आ जाती थी, जिसमें ये लकड़ी फंस जाती थी, फिट हो जाती थी और सख्त बन जाती थी और ग्रिप बना लेती थी, जिसे हिलाया भी नहीं जा सकता था। मतलब कि ये दलदलीय जमीन कुछ हद तक ही थी। उसके बाद तो 5 से 6 मीटर नीचे सख्त जमीन थी। ऐसी लाखों लकड़ियों को ठोककर पूरा वेनिस शहर बनाया गया। इन लकड़ियों को एक दूसरे से बहुत ही करीब साथ अंदर ठोका जाता, जिससे एक बड़ा और सख्त प्लेटफॉर्म बन जाता। इस प्लेटफॉर्म को समतल करके उसके ऊपर बड़ी लकड़ियों को बिछा दिया जाता था ताकि वो इक्वल हो जाए और सभी लकड़ियों की नींव पूरा लोड एक साथ सह सके। और इस फाउंडेशन को पानी के लेवल से ऊपर उठाने के लिए स्पेशल लाइमस्टोन के उनके ऊपर ब्लॉक्स रखे गए। अब दोस्तों ऐसे ऊपर लाइमस्टोन्स और उनके नीचे जो नींव थी वो मोटी लकड़ियों की थी। इस दोनों के कॉम्बिनेशन ने एक बहुत मजबूत बुनियाद बना ली। ऊपर से पानी के नीचे जो लकड़ियां थी वो पानी के कारण फूलकर एकदम टाइट हो गई, एक दूसरे से जुड़ गई और अब तो उनके बीच से हवा भी नहीं गुजर सकती थी। अब आप कहोगे कि ये लकड़ियां खराब नहीं होगी, तो दोस्तों लकड़ियां हवा के संपर्क में खराब हो सकती है और वो भी बहुत ही लंबे समय के बाद, लेकिन लकड़ी जब पानी के भीतर हो तो वो कभी खराब नहीं होती। ऊपर से यहाँ पर लकड़ियों की सबसे अच्छी क्वालिटी पसंद की गई थी, जिस कारण आज 1000 साल बाद भी इन लकड़ियों को जब निकाला जाता है तो वो वैसे की वैसी है और उनके ही ऊपर आज पूरे वेनिस शहर का भार टिका हुआ है। माना जाता है कि लकड़ियों की जिन पाइल्स पर पूरा वेनिस शहर टिका है वो टोटल 1.5 करोड़ से भी ज्यादा है। तो ऐसे दोस्तों इन लकड़ियों के पूरे फाउंडेशन और लाइमस्टोन की नींव के ऊपर बिल्डिंग्स बनाए गए। शुरुआत में वहां के लोगों ने लकड़े के घर बनाए, उनमें ईंटें और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी ऐड किया गया, लेकिन वजन बढ़ ना जाए इसलिए वहां पर आमतौर पर कोई भी बिल्डिंग 3 मंजिलों से ज्यादा बड़ी नहीं बनाई जाती थी। अब दोस्तों ये पूरा आइडिया सुपर डुपर हिट हो गया और धीरे धीरे सभी आइलैंड्स घरों से भरते गए और जितने आइलैंड्स थे उन सभी पर कट टू कट वेनिशियन शैली में घर और इमारतें बनते गए। इस प्रकार इस शहर को तो बना लिया और ये पूरा शहर 125 से भी ज्यादा विभिन्न आइलैंड्स में बटा हुआ था, लेकिन अब बारी थी इन सभी आइलैंड्स को एक करने की और उसके लिए पुलिया बनाने की शुरुआत हुई। वैसे शुरुआती 500 सालों तक तो ये सभी आइलैंड्स एक दूसरे से अलग अलग ही थे, जो पानी की नहरों से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में जब ट्रेड बढ़ता गया, लोग वहां पर आने लगे तो सभी आइलैंड्स को लकड़ी के पुलों से जोड़ दिया गया। और इसके बाद जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा, पत्थर और स्टोन्स के भी ब्रिज बनाए गए। आज इस शहर में करीब 400 से ज्यादा ब्रिज है जो इसके 118 आइलैंड्स को जोड़ते हैं। पानी की दिक्कत। वेनिस का जैसे जैसे विकास होता रहा, इस शहर में आसपास से लोग आकर बसने लगे और जब यहाँ पर आबादी 1 लाख से ज्यादा हो गई तो इसके वाटर रिसोर्स कम पड़ने लगे और पीने के पानी की दिक्कत हो गई। वैसे तो वेनिस पूरा शहर पानी के बीच ही बसा है, लेकिन वो पानी समुद्री जल है जो खारा है। वेनिस में इतनी बड़ी आबादी को पीने लायक पानी मिल सके ऐसा कोई वाटर रिजर्व नहीं था। यहाँ पर ना तो कोई नदियाँ थी, इसलिए पीने लायक पानी इटली से शुरुआत में ड्रम भर भर के लाया जाता था, लेकिन ये धीरे धीरे बहुत ही महंगा साबित होने लगा। और जब यहाँ की पॉपुलेशन 1,60,000 से ज्यादा हो गई तो इस शहर में पानी की एक बहुत बड़ी दिक्कत हो गई और इसलिए अब वेनिस के इंजीनियरों को अपना दिमाग चलाना पड़ा और उन्होंने दिमाग चलाया भी। वेनिस के आसपास कुछ बहुत ही कम आइलैंड ऐसे थे जहां पर अभी तक भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाई थी और उन आइलैंड्स के लिए बारिश के पानी को जमा करने के लिए बहुत ही गहरे गड्ढे खोदे गए और उसकी दीवारों को पत्थरों और चिकनी मिट्टी से वाटरप्रूफ बनाया गया। अब दोस्तों इस गड्ढों में डायरेक्टली बारिश का पानी जमा नहीं किया जाता था। वेनिशियन इंजीनियरों ने इससे भी आगे सोचा था। उन लोगों ने वेनिस के अलग अलग आइलैंड से, अलग अलग घरों से जो भी बारिश का पानी आता था उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से यहाँ पर जोड़ दिया गया और ये गड्ढों में पानी रेत और पत्थरों के बीच से होकर गुजरता था, जिस वजह से जब पानी को रीयूज किया जाए तो वो फिल्टर्ड हुआ मिले। और दोस्तों इस तरह वेनिस के लोगों को फिल्टर्ड किया हुआ पानी मिलने लगा। वेनिस का स्वर्ण युग। इस शहर को बसाने के बाद वहां पर लोग रहने लगे, उनके आसियाने बन गए।
लेकिन धीरे धीरे ये शहर बीच में होने के कारण आर्थिक प्रगति भी करने लगा। 9वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच वेनिस शहर ने एक व्यापारिक केंद्र के रूप में जबरदस्त उन्नति पाई और इसके लिए जिम्मेदार था वेनिस का लोकेशन। वेनिस यूरोप और एशिया के बीच में था, जिस वजह से ये उस समय दोनों कॉन्टिनेंट को जोड़ने वाला समुद्री यात्रा का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। यहाँ से मसाले, रेशम, कीमती पत्थर, आभूषण, टेक्सटाइल, सोना चांदी और कई सारे खाने पीने की चीजों का भी व्यापार होता था। वेनिस के बंदरगाहों पर दुनिया भर के व्यापारी और जहाज आते थे, जिस कारण ये शहर उस समय इतना धनवान बन गया कि उसे उस समय फ्लोटिंग सिटी ऑफ द गोल्ड कहा जाने लगा। सेंट मार्क स्क्वायर वेनिस शहर का दिल। वेनिस का सेंट मार्क स्क्वायर शहर का सबसे मशहूर और खूबसूरत हिस्सा है। ये स्क्वायर कभी वेनिस गणराज्य का राजनैतिक और सांस्कृतिक केंद्र हुआ करता था। ये स्क्वायर अपनी सोने की परत वाले गुंबज और शानदार मोजाइक के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो ये चर्च है वो 11वीं शताब्दी में बनाया गया था, जो आज भी वहां पर बना हुआ है और वेनिस शहर की पहचान है। लेकिन दोस्तों, इस सेंट मार्क स्क्वायर की आज के दिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि यह स्क्वायर धीरे धीरे पानी में डूब रहा है। वेनिस का सबसे बड़ा दुश्मन ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों, आज हम ग्लोबल वार्मिंग के युग से गुजर रहे हैं और आज साउथर्न और नॉर्थर्न पोल में हिमशिलाएं पिघल रही है, जो समुद्री लेवल को बढ़ा रही है। कई सारे द्वीप है दुनिया में जो गायब हो चुके हैं। मालदीव जैसे कई सारे देश भी भविष्य में गायब हो जाएंगे। तो क्या वेनिस का भी यही हाल होगा? तो दोस्तों, अनफॉर्चुनेटली सच बात तो यही है कि हाँ, यही होगा। धीरे धीरे वेनिस शहर भी गायब हो जाएगा, समुद्र मग्न हो जाएगा। विज्ञान कहता है कि अगर हालात नहीं बदले तो लेट ऑन लेट अगले 80 सालों में वेनिस पूरी तरह डूब जाएगा। क्या वेनिस बच सकता है? आज वेनिस को बचाने के कई सारे प्रयत्न शुरू हुए हैं। उसमें से सबसे बड़ा जो है वो है MOSE प्रोजेक्ट, जिसमें बड़े बड़े बैरियर लगाए जा रहे हैं, जिससे समुद्र के बदलते जल स्तर को रोका जा सके। लेकिन ये समस्या का टेम्पररी हो सकता है, लेकिन स्थायी हल नहीं है। एक ना एक दिन ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही चलती रही तो वेनिस का डूबना तय ही मान लो। वेनिस का अनोखा फेस्टिवल कार्निवल। दोस्तों, वेनिस कार्निवल पूरी दुनिया में मशहूर है। ये त्योहार हर साल के फरवरी महीने में मनाया जाता है और इस दौरान लोग वहां पर अद्भुत मास्क पहनकर और परंपरागत पोशाक पहनकर परेड पर निकलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन मास्क के पीछे भी एक अजीब कहानी है? ऐसा है दोस्तों कि 18वीं शताब्दी में वेनिस के लोग इस मास्क को इसलिए पहनते थे ताकि उनकी पहचान छिपी रहे। उस समय अमीर और गरीब के बीच की बहुत बड़ी दूरी वेनिस में हो गई थी। वो इन मास्क के सहारे अमीर और गरीब के बीच की दूरी को मिटा देते थे। अब चले दोस्तों, आखिर में आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, वेनिस शहर का नाम वेनिस कैसे पड़ा। तो दोस्तों, कई लोग ऐसा मानते हैं कि वेनिस का मतलब होता है डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना, और बहुत जल्द वेनिस शहर भी समुद्र मग्न हो जाने वाला है, गायब हो जाने वाला है। इसी से इसका नाम वेनिस पड़ा। लेकिन ये एक मिथ है, रियलिटी नहीं है। वेनिस का नाम दरअसल इटालियन वेनेटी पीपल से आया है। वो वेनेटी लोग जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद अपनी सेफ्टी के लिए वेनिस की दलदली जमीन पर पहुंच गए थे और वहां जाकर वेनिस शहर बसाया। ये वेनेटी लोगों के नाम पर से ही वेनिस शहर का नाम पड़ा है। इनफैक्ट करीब 1000 साल तक ये वेनिस अपने आप में एक नेशन था, एक राष्ट्र था, एक रिपब्लिक था। लेकिन बाद में साल 1866 में ये इटली से मिल गया और इटली का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, वेनिस शहर के ऊपर ये थी हमारी आज की डॉक्यूमेंट्री। आपको इस शहर के बारे में हो सके उतनी डिटेल में मैंने जानकारी दी है। अगर कुछ चूक गया हो तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में साझा करें और बने रहे द नॉलेज के साथ, क्योंकि आपको यहाँ पर मिलेगा हेल्दी और साइंटिफिक ज्ञान। अपना बहुत सारा ध्यान रखें। स्टे ट्यून, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।